मगर एक चौंका देने वाली बात थी जो मुझे शदीद परेशान कर रही थी। इस बात का जिक्र भी मैंने किसी से नहीं किया कि सब मुझे पागल समझते। जब मेरी आंख खुलती तो मेरा लिबास तब्दील हुआ होता। ऐसा लगता जैसे किसी ने मुझे नहलाया हो या मेरा लिबास तब्दील कर दिया हो, लेकिन मैं तो सो जाता था। पहले तो मैंने इस बात को अपना वहम समझा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा यकीन पुख्ता होता गया। मुझे नशा आवर दवा देकर बेहोश किया जाता था और जब उठता तो मेरा लिबास तब्दील हुआ होता। कोई ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि घर में हम दोनों बहन भाई के अलावा कोई नहीं होता था और ना ही कोई आता जाता था। मेरी बहन सैरिश तो ऐसी हरकत कर नहीं सकती थी, तो फिर कौन था जो ऐसा कर रहा था। मैं जब जब अपनी बहन से इस बात का जिक्र करता तो बहन मुझे पैसे देकर चुप करवा देती और कहती कि तुम नहाकर यही कपड़े पहनकर सोए थे, तुम बातें भूलने लगे हो, लगता है तुम्हारा हाफसा कमजोर हो गया है, डॉक्टर को दिखाकर आओ। बहन की बातें मुझे गुस्सा दिलाती थी, मगर जब्त करके चुप कर जाता था। मेरी बहन सैरिश रोज ऐसी कोई न कोई बात करके मुझे चुप करवा देती थी, मगर मैं अब बच्चा नहीं रहा था जिसे कोई खिलौना या खाने की चीजें देकर बहलाया जाए। मैं जवानी में कदम रख रहा था और ये बात मुझे सख्त परेशान करती थी कि मेरी लाइल्मी में कोई और मेरे कपड़े तब्दील करता है और मुझे नहलाता भी है। मैं तो बहुत शर्मीला लड़का था। मैं तो बचपन में भी किसी के सामने कपड़े तब्दील नहीं करता था। अब तो मैं जवान हो चुका था और उस दिन मैंने मसाज करने वाला तेल बदल दिया और जब मेरी बहन मेरे सर का मसाज करने लगी तो मैंने सोने का नाटक किया था। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी बहन ने मुझे आराम आराम से पहले नीचे लिटाया और बाहर चली गई। इसका मतलब मेरा शक सही निकला था। तेल में ही कोई ऐसी दवा मिलाई गई थी कि जिसको लगाते ही मैं बेहोश हो जाता था। कुछ देर बाद सैरिश कमरे में वापस आ गई। उसके साथ कोई और भी था। आंखें बंद करने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया था। उसने आते ही मेरा लिबास तब्दील किया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं कोई बच्चा तो था नहीं जो कोई और मेरा लिबास तब्दील करता। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी उठ जाऊं, मगर मैं ये देखना चाहता था कि सैरिश मेरे साथ करती क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मुझे ये देखना था कि आखिर सैरिश मेरे साथ करना क्या चाहती है। मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर कर पड़ा हुआ था। मुझे शदीद अफसोस हो रहा था अपनी बहन पर जो मुझे बेहोश करके जाने मेरे साथ क्या करती थी। अब जब मैंने सब जानने का फैसला किया ही था तो मुझे हिम्मत करनी थी। आने वाले वक्त के खौफ से मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं कर रहा था। मेरी परेशानी अरूज पर थी। जब मुझे लगा कि किसी ने मुझे उठाकर बेड पर सुलाया है। मेरे साथ ये क्या करने वाले थे कोई मुझे बताने वाला नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था जरूर मेरे साथ कोई गलत हरकत होने वाली है। ये सोच सोच कर मेरी हालत बुरी होती जा रही थी। अचानक कोई मेरे करीब आया और मुझे छूने लगा था। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ गलत होता मैंने अपनी आंखें खोल दी थी। अपनी बहन पर जब मेरी नजर पड़ी तो उसको इस हालत में देखकर, उसका लिबास देखकर मुझे लगा ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। सैरिश का लिबास देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसके बाद जो हरकत मेरी बहन ने मेरे साथ की, मेरे तो होश उड़ गए थे। क्योंकि मेरा नाम सज्जाद है। हम लोग बहुत गरीब थे। मैंने जब आंख खोली तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही खालिक हकीकी से जा मिली थी और जब मैंने होश संभाला तो खुद को ममता के साए से महरूम पाया। मुझे मालूम नहीं था कि माँ क्या होती है। मेरे बाप ने जिस हद तक मुमकिन हो सका मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। माँ बाप दोनों बनकर मुझे पाला पोसा। जो खुद काम पर जाते तो मुझे पुप्पो के पास छोड़कर चले जाते, मगर पुप्पो के बच्चे बहुत चालाक थे। बात बात पर हाथापाई पर उतर आते। अब्बा जब काम से वापस आते तो रोज मुझे नई चोट लगी होती और पुप्पो अब्बा के सामने शर्मिंदा हो जाती। कसूर पुप्पो का भी नहीं था, जो वो काम काज में मसरूफ होती थी। फिर भी बार बार आकर अपने बच्चों से बोलती थी, खबरदार जो किसी ने सज्जाद को मारा। मगर उनके बच्चे उनकी बातें कहाँ सुनते थे। वो मुझे बहुत मारते थे, मेरा मजाक उड़ाते और मुझे बहुत तंग करते थे। अब्बा इसी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी किसी पुप्पो के घर तो कभी किसी खाला के घर छोड़कर जाते। ऐसे उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। सबने अब्बा को समझाया कि वो दूसरी शादी कर लें। अब्बा ने कहा दूसरी शादी उसी सूरत में करूंगा जो लड़की मेरी तरह के हालात से ही गुजरी हो, ताकि मेरी परेशानी समझ सके। तभी पुप्पो वालों ने अब्बा की शादी नाइलमी से करवाई। वो एक बेवा खातून थी। उनकी पहले शोहर से एक बेटी थी जो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। उसका नाम सहरिश था। वो दोनों माँ बेटी चुप चुप रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों भी हालात की चक्की में बुरी तरह पिसकर आई हों।
अपनों की बदसलूकी बर्दाश्त करते करते दोनों माँ बेटी पत्थर की बन गई थी। नाइला अम्मी और सहरिश ने बहुत तकलीफें देखी थी। जब मेरी सौतेली माँ का शोहर मर गया तो सास ने उन पर बहुत जुल्म किया था। रिश्तेदार तो वैसे ही बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं और अपने घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया था। मजबूरन वो दूसरी शादी के लिए राजी हो गई। मेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सहरिश को खुले दिल से कबूल किया था, बल्कि ना सिर्फ कबूल किया बल्कि अपनी बेटी भी माना। अब्बा ने अम्मी से कहा, तुम सज्जाद की माँ बन जाओ और मैं सहरिश का बाप बन जाऊंगा। जब अब्बा की शादी नाइला अम्मी से हुई तो मैं उस वक्त 4 साल का हो चुका था। अब्बा की दूसरी शादी से ये हुआ कि अब मुझे किसी के घर नहीं जाना पड़ता था। मैं अपने घर में मजे से खेलता घूमता फिरता रहता था। अम्मी मुझे नहीं डांटती थी, मुझसे प्यार करती थी और सहरिश भी मुझसे प्यार से बात करती थी। सहरिश के रूप में मुझे बहन मिल गई थी। अब अब्बा भी आराम से काम पर चले जाते थे। उन्हें पीछे मेरी फिक्र नहीं होती थी। मैं भी शरीफ बच्चा था। अम्मी और सहरिश को बिल्कुल तंग नहीं करता था, इसलिए उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया, मगर हमारे घर के हालात जो पहले भी कुछ खासे अच्छे नहीं थे, ऊपर से मजीद बहुत खराब हो गए। अब्बा जिस कारखाने में काम करते थे वो भी बंद हो गया। हम सब बहुत परेशान रहने लगे थे। मजबूर होकर अम्मी ने घर में सफाई का काम शुरू किया था और अब्बा पेट्रोल पंप पर काम करते थे, मगर तनख्वाह कम होने की वजह से हालात खराब से खराब तर होते जा रहे थे। वो नौकरी छोड़कर घर पर भी नहीं बैठ सकते थे। अगर घर बैठ जाते तो फाकों का सामना करना पड़ता। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर फीस न देने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था। जबकि सहरिश मैट्रिक करके घर बैठ गई थी। अब्बा और अम्मी बाहर चले जाते तो मैं घर पर रहता था, क्योंकि सहरिश घर पर अकेली होती थी। अब्बा अम्मी बोलकर जाते थे कि घर पर ही रहना, जवान लड़की घर पर अकेली है, लोगों का भरोसा नहीं है। जैसे ही अब्बा और अम्मी बाहर जाते तो सहरिश कहती, सज्जाद तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे सर पर तेल की मालिश करती हूँ। मैं खुश हो जाता था और सहरिश से सर पर तेल की मालिश करवाता था। अब ऐसा रोज होने लगा था। सहरिश बोलती थी कि 2 हफ्ते रोजाना ही तुम्हें ऐसे मालिश करवाना होगी, फिर तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि सहरिश मेरे साथ बहुत अच्छी थी, वरना जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी ऐसे लगता था वो हर वक्त किसी गहरी सोच में गुम है या उसे कोई परेशानी हो। मेरे कोई खास दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ मैं खेलता, बस मेरे दोस्त स्कूल की हद तक ही महदूद थे। सहरिश मेरे सर की मालिश करती तो मुझे एक सुकून मिलता और मैं नींद की वादी में उतर जाता। लेकिन हैरत की बात यह थी, तेल की मालिश करवाने के बाद 3-4 घंटे तक मैं सोया ही रहता और जब नींद से जागता तो ऐसे लगता था मैं सोकर नहीं उठा बल्कि बेहोश था। मुझे भी कुछ याद नहीं रहता था। तब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता और हैरत वाली बात यह थी कि जब मैं उठो मेरे कपड़े बदले हुए होते थे। मैं सहरिश से पूछता कि मेरे कपड़े कौन बदलता है। सहरिश बात को टाल जाती थी। मुझे मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलते थे। एक रोज मैं इसी परेशानी में छत पर टहलने लगा और इसी बारे में सोचने लगा जब अचानक मेरी नजर उस जोड़े पर पड़ी जो सुबह मैंने पहना हुआ था और वो गीला था, साफ लग रहा था। अब कुछ देर पहले ही धोकर सुखाने के लिए लटकाया गया था, लेकिन वहाँ पर और कपड़े टंगे हुए नहीं थे, सिर्फ एक ही मेरा जोड़ा टंगा हुआ था। अम्मी तो घर पर थी नहीं। जाहिर सी बात है सहरिश ने मेरे कपड़े धोकर सुखाने के लिए लटकाए थे, मगर मैंने इस बात का जिक्र सहरिश से नहीं किया था। अब यही रोज का मामूल हो गया था। जब भी मैं छत पर जाता मेरा वो जोड़ा जो मुझे तेल लगाने से पहले बनाया हुआ होता था वो धुलकर टंगा हुआ होता था और यहीं से मेरे दिल में शक पैदा हुआ था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, सहरिश झूठ क्यों बोलती है, मुझसे क्या छुपा रही है और मेरे कपड़े कौन तब्दील करता है और क्यों करता है। ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। बहरहाल इतना तो मैं जान गया था, इस तेल में ही कुछ ऐसा है जिसको लगाने से ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं बाजार से दूसरा तेल लेकर आ गया और सबसे छुपकर घर वाला तेल दूसरी बोतल में डालकर बाजार वाला तेल उसके अंदर डाल दिया ताकि सहरिश को मुझ पर शक ना हो। आज खुलकर सामने आने का वक्त आ गया था। सहरिश से भी मेरा दिल खट्टा होता जा रहा था। मैंने भी अब उससे ज्यादा बात करना छोड़ दिया था और सच ये भी था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जब तक ये मैं गत्थी नहीं सुलझाता मुझे चैन नहीं मिलना था। आखिरकार अम्मी का काम खत्म हुआ और जब अब्बा और अम्मी काम पर चले गए तो रोज की तरह सहरिश मुझे बोली, सज्जाद तुम्हें तेल लगाने का वक्त हो गया है। मैं चुपचाप नीचे बैठ गया जबकि सहरिश चारपाई पर बैठ गई और मुझे तेल की मालिश करने लगी। मैंने थोड़ी देर के बाद ऐसा दिखाया कि जैसे मैं सो गया हूँ, मगर मैं जाग रहा था। सहरिश ने मुझे आवाज दी और मेरा गाल थपाया। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूँ तब सहरिश ने मुझे आराम आराम से जमीन पर लिटा दिया और शायद खुद बाहर चली गई।
तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई और कदमों की चाप मुझ तक आती महसूस हुई। मैं समझ गया था वहाँ पर और कोई भी था, सैरिश अकेली नहीं थी। ये सोचकर मुझे ज्यादा डर लगने लगा था। मेरा सारा वजूद मुझे ठंडा होता हुआ महसूस हुआ था। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि घर से कोई बाहर का फर्द भी इस खेल में शामिल होगा, मगर ये महज कौन हो सकता था। अब मुझे उठाकर किसी गाड़ी में लिटाया गया था। मेरे लिए एक एक बात चौंका देने वाली थी। पहले बाहर का कोई शख्स अंदर आया, अब ये गाड़ी, ये क्या चक्कर था। अब सैरिश की सरगोशी नुमा आवाज आ रही थी। सैरिश बोल रही थी, जल्दी करो, हमें पहले ही काफी देर हो गई है, इससे पहले कि अब्बा घर वापस आ जाएं, हमें वापस भी लौटना है। सैरिश की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी जब गाड़ी किसी जगह आकर रुक गई। मुझे कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पर डाला और मुझे कहीं ले जा रहे थे। मैं बहुत खौफजदा था। ऐसा लग रहा था किसी अस्पताल में ले जाया गया है। मेरे साथ जाने क्या होने वाला था। क्या मेरा कोई गुर्दा वगैरह तो बेचने वाले नहीं थे। आजकल तो ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे थे। लोगों को बेहोश करके उनके गुर्दे वगैरह निकाल कर करोड़ों में बेच दिए जाते थे और अगले इंसान को मालूम भी नहीं हो पाता था कि उसके साथ क्या हो चुका है। मुझे एक जगह लाकर रोक दिया गया। वहाँ पर काफी शोर था। जब मुझसे मजीद सब्र नहीं हुआ, मैंने आंखें खोल दी और एकदम उठ खड़ा हुआ। सब मुझे देखकर चुप हो गए थे। ऐसा लगता था सबको सांप सूंघ गया हो। मेरी नजर जब सैरिश पर गई, उसका लिबास और हुलिया देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया था। किसी भी भाई को अपनी बहन को इस हुलिये में देखना शर्म से डूब मरने का मकाम होता है। सैरिश एक तवाइफ का रूप अख्तियार किए खड़ी थी। शुरू में तो मुझे लगा मैं किसी कोठे पर आ गया हूँ। वो किसी कोठे का ही नक्शा पेश कर रही थी। सैरिश अब डर रही थी। खौफ उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। मैं उसका सच जान गया था। तब सैरिश मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, यहाँ कोई तमाशा ना करना, यहाँ ड्रामे की शूटिंग हो रही है। तभी मेरी नजर जवाद पर पड़ी। मैं उसे देखकर समझ गया कि यही सैरिश के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर खड़े बाकी सारे चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। यहाँ एक स्टेज ड्रामा चल रहा था जिसमें सैरिश तवाइफ बनी हुई थी और मैं सैरिश का बीमार भाई जो किसी बीमारी की वजह से बेहोश होता है। उस वक्त मुझे सैरिश ने बताया कि वो अपने हालात और गुर्बत से तंग आ गई थी। अपने घर वालों की परेशानियां उससे देखी नहीं जाती थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, मगर जहाँ पर खाने के लाले पड़े हों वहाँ शादी का खर्चा कहाँ से पूरा होता है। सैरिश ने बताया कि वो अपने मोहल्ले के लड़के जवाद को पसंद करती है जो स्टेज ड्रामों में काम करता है। उसने सैरिश को समझाया कि तुम भी मेरे साथ चलो और स्टेज ड्रामा करो, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा और तुम्हें अपने काम के पैसे भी मिल जाएंगे और तुम खुद ही अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर लोगी। सैरिश ने रोते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान जवाद ने बताया कि डायरेक्टर साहब को एक ऐसा लड़का चाहिए जो मरीज का किरदार अदा करे और वो ड्रामे में तुम्हारा भाई बना होगा। ड्रामे में यही दिखाना होगा कि तुम अपने बीमार भाई की वजह से तवाइफ बनने पर मजबूर हो गई थी। तभी मेरे जहन में धमाका हुआ और मैंने जवाद से बोला, हम वैसे भी तो सज्जाद को बेहोश करते हैं, तो क्यों ना हम उससे ही ये काम करवाएं। वो तो वैसे भी बेसुध होकर पड़ा होता है। हम डायरेक्टर साहब को यही कहेंगे कि वाकई में मेरा भाई बीमार है और इसे आप इस रोल पर रख दें ताकि आपको सवाब भी मिल जाएगा और मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। इसके हिस्से के मिलने वाले पैसे हम अपनी शादी के लिए जमा करेंगे। जवाद को मेरी बात बहुत पसंद आई थी। हमने डायरेक्टर से ये बात की तो वो राजी हो गया, क्योंकि वो एक नरम दिल इंसान था। अब जवाद तुम्हारा लिबास तब्दील करना था और हम डायरेक्टर की शूटिंग वाली कार लाकर तुम्हें ले जाते थे, क्योंकि कुछ रोज तक तो सब सही चल रहा था। फिर तुम्हें शक होने लगा, मगर वापसी पर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता था कि तुम्हें फिर से वही लिबास पहना दें, क्योंकि अम्मी के आने का वक्त हो जाता था। इसलिए जवाद जल्दी चला जाता था। मगर आज अचानक से तुम्हें होश आ गया। ये तेल में बेहोशी की दवा मिलाने वाला आइडिया भी मुझे जवाद ने दिया था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेहोश किया था। अगर तुम होश में होते तो सब अम्मा अब्बा को बता देते, तो वो कभी मुझे ड्रामों में काम करने की इजाजत नहीं देते। अब वो मेरी शादी के लिए बहुत परेशान है। मैं अब्बू का बोझ कम करना चाहती थी। मेरा सका बाप ना होते हुए भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, माशरे में इज्जत दिलवाई और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं यतीम हूँ। मैं उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकती, कम से कम उनका बोझ तो कम कर सकती हूँ। सैरिश की बातें सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। सच में उसकी शादी की उम्र हो गई थी और वो तकरीबन 22 साल की हो गई थी। अगर उम्र थोड़ी बढ़ जाए तो रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं और गरीब लोगों के तो मसाइल भी ज्यादा होते हैं। बगैर जहेज के कोई गरीब की लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं होता। सैरी ये सब तुम मुझे बता भी तो सकती थी, अम्मी अब्बू को भी इत्मीनान में ले सकती थी, वो तुम्हें मना नहीं करते। मैंने सैरिश को समझाना चाहा। सैरिश बोली, नहीं मेरे भाई, तुम नहीं समझते। अब्बा अम्मी कभी मुझे ये काम नहीं करने देते। मैं उन्हें जानती हूँ। अगर अब्बा को सिर्फ इतना पता चले कि मैं काम करना चाहती हूँ तो अब्बा बहुत उदास हो जाएंगे। वो बहुत ही कमजोर दिल के मालिक हैं, इसलिए मैंने उन दोनों को नहीं बताया। अब तुम भी उनको ये बात मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जब आदमी मुझे कहा तुम भी हमारे साथ काम करो और अपने माँ बाप का सहारा बनो, तब मैं भी राजी हो गया। मैंने सैरिश से वादा किया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अम्मी और अब्बा भी घर आ गए थे। सैरिश ने खाना बना लिया था। हम सब ने
साथ मिलकर खाना खाया। इस दौरान यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें होती रही। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैंने ड्रामों वाला काम छोड़ दिया। मैं वहाँ दिल लगाकर काम करने लगा। अब्बा अक्सर बोलते थे कि मुझे मेरे बच्चों पर फख्र है। अब सैरिश थोड़ी शर्मिंदा हो जाती थी, मगर मैंने उसे हर मोड़ पर हौसला दिया था। फिर एक दिन सैरिश ने भी वो काम छोड़कर घर में ट्यूशन सेंटर बना लिया था। अब हमारे घर के हालात काफी बेहतर हैं। जब जवाद का रिश्ता सैरिश के लिए आया तो सब बहुत खुश हो गए। जवाद सबका देखा भाला था, किसी को भला क्या एतराज हो सकता था। मैंने भी अब्बा से कहा हाँ कर दें इस रिश्ते के लिए, जवाद अच्छा लड़का है। अब्बा ने हाँ कर दी और हमने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्चा करके सैरिश की शादी कर दी थी। अब सैरिश खुश थी, उसकी खुशी में हम सभी खुश थे। जरूरी नहीं होता कि हम हर बात सबको बताते जाएं। अपने वक्त को अच्छा बनाने के लिए कुछ बातें दिल में भी रखनी पड़ती हैं, जिसमें किसी की भलाई होती है। अक्सर अपने प्यारों की खातिर बहुत सी बातों पर पर्दा रखना पड़ता है। इसलिए आज तक मैंने अम्मी अब्बा को पता नहीं लगने दिया कि सैरिश और जवाद